बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा था तो कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर से कंटिन्यू करेंगे यार। होते हैं भाई, काम भी होता है, पढ़ाई भी होती है, सारी चीज़ें रहती है ना, मैच भी रहता है, चल ही रहा है वैसे अभी। वो छोड़ो, अपन क्या देख लिए थे लास्ट क्लास में? ओके, फिर अच्छा अपन ने केस 3 देखा था जब ये टच कर रहा था कॉनकेव अपवर्ड वाला, है ना, a>0। और उससे पहले मैंने d>0 वाले केस कराई दिए थे, ये d=0 वाला केस है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हुई? और क्या देखा था अपन ने? अच्छा, ये तो उससे पहले देखा था ना अपन ने कल की क्लास में, तो सिर्फ यही देखा, ठीक है, तो सुनता ही देखा था। चलो, ठीक है, चलता चल रहा है। हाँ भाई, सारे टर्मिनल ओपन हो जाओ, ठीक है। पैन सेलेक्ट है। चलो, तो आज अपन बात करेंगे केस 4 की। केस 4 क्या होगा? केस 4 a>0 को अपन ने देख ही लिया था। इसमें पहली चीज़ है a<0। दूसरी चीज़ वर्टेक्स क्या होती है तुम्हें पता ही है, अब तो बताओ क्या होती है फिर? -b/2a, -t/4a। कैसे आती है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आती है। और अपन बात कर रहे हैं d=0 वाले केस की, ठीक है। d=0 यानी कि कैसे रूट्स? रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट्स का मतलब तुम्हें पता ही है, जहाँ पे f(x) 0 हो जाता है। तीसरी बार लिख रहा हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाऊँ, है ना। यानी कि जहाँ पे ग्राफ क्या करे, बताओ देखिए क्या करे, तुम्हें बताओ। इतनी देर में ये लिखता हूँ, कॉनकेव डाउनवर्ड a<0 का मतलब बिल्कुल एक्स एक्सिस को कट या टच करे। अच्छी बात है, चलो ये सब समझ गए। अब ग्राफ बनाते हैं अपन इसका। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, काम चल जाएगा कि इतने में? चलो, रेड अपन क्यों यूज़ कर रहे थे भाई? रेड तो मैं यूज़ करता भी नहीं होता। अच्छा, वर्टेक्स के लिए और अच्छा ठीक है। तो अपना कैसा आएगा ग्राफ? कैसा आएगा? कॉनकेव डाउनवर्ड कुछ इस वर्टेक्स पे, और इस एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा? टच करेगा। चलो फिर किसी भी साइड बना सकते हैं, क्योंकि अपने को अभी कुछ नहीं पता है, अपने को सिर्फ शेप की बात करनी है, ठीक है। ये पॉइंट अपना वर्टेक्स हो जाएगा। देखो, यही वर्टेक्स है, यही तुम्हारा रूट है। इस पर भी अपन ने बात करी थी क्या, कि ये जो जहाँ पे टच कर रहा है यही तो रूट है और यही वर्टेक्स है। कोने वाला पॉइंट तो सबसे यही है ना। तो ये तुम्हारा -b/2a, -t/4 है। इधर d की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है y वाला, है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। केस 4 हो गया ना। अब अपन लास्ट केस पे बात करेंगे। 2 केस और बचे। पहला आता है केस 5। अपन
अपन ने देखो डी ग्रेटर देन ज़ीरो और डी इक्वल टू ज़ीरो पे बात कर ली। अपन बात करेंगे कि जब ए तो पॉजिटिव है, वर्टेक्स क्या होते हैं, फिर से बोलो, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। और क्या हम बात करेंगे अब इस केस की, डी लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब तुम्हें पता है आराम से क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड, ये तुम्हारा वर्टेक्स है। डी लेस देन ज़ीरो कैसे रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स यानी कि जिनको रियल लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। फिर से हिंदी लिखवाओगे यार तुम, चलो ऐसे लिख लोगे इंग्लिश में, जिनको रियल लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा। सबसे पहले अपन एक्सिस बना लेते हैं, ये अपनी वाई एक्सिस हो गई। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स। ये तुम्हें शायद मैंने बता रखा है ना। ये क्या हो गई, थोड़ी सी फिर से टेढ़ी हो गई, बट एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस पर देखो ग्राफ बनाना है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब अपना डी ग्रेटर देन ज़ीरो था तो ये ग्राफ कट कर रहा था दो जगह पे, ठीक है, क्योंकि दो रूट्स आते हैं अलग अलग। डी इक्वल्स टू ज़ीरो होता तो टच कर रहा था, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक रूट आता, मतलब दो रूट्स आते हैं बट वो इक्वल आते हैं एक ही जगह पे, है ना। ये डी इक्वल्स टू ज़ीरो, अब ये डी ग्रेटर देन ज़ीरो, दो जगह कट कर रहा है ना। जब डी लेस देन ज़ीरो आएगा तो कैसे रूट आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स को अपन रियल लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं क्या, यही तो मैंने लिखा है कि उनको रियल लाइन पे दिखा ही नहीं सकते, वही तो इमेजिनरी नंबर होते हैं। वरना फिर इमेजिन का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर तुम दिखा दोगे ना। तो ये क्या होते हैं, ये रूट्स तुम इस लाइन पे दिखा ही नहीं सकते, तो रियल रूट्स तो आ ही नहीं रहे ना इसमें। तो रियल एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही नहीं है कहीं पे, ना टच करेगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इसमें इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स नहीं आ रहे। रियल रूट्स नहीं आ रहे तो ये इस एक्स एक्सिस को ना तो कहीं कट करेगा ना कहीं टच करेगा, क्योंकि अगर कहीं पे भी कट किया है टच किया तो रूट हो गया ना। अगर मान लो मैंने एक ऐसी लाइन भी पास कर दी तो इसका मतलब ये रूट आ रहा है, क्योंकि ये रूट थोड़ी आ रहा है, रियल रूट तो आ ही नहीं रहा कुछ इसमें, नहीं आ रहा ना। तो ये ना तो कट करेगा ना ही ये टच करेगा। चलो इसका मतलब लिख लो इधर, सो at 12 neither cut nor touch the x-axis। कारण तुम्हें पता चल गया है क्यों। तो इसका ग्राफ कैसा होएगा, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। और इसमें वर्टेक्स क्या है पता है ना, ये वर्टेक्स है, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट, माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ेंगे फिर तो अपन, कोई दिक्कत नहीं है तो चलो। अब अपन बात करते हैं अपने लास्ट केस की, केस 6। क्या होगा केस बताओ, बिल्कुल सेम, ए लेस देन ज़ीरो हो जाएगा बस, कॉनकेव डाउनवर्ड, वर्टेक्स क्या होंगे, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस
माइनस डी बाई 4a। और डी कैसा है, नेगेटिव, यानी ये कैसा रूट, इमेजिनरी रूट्स, यानी कि neither touch nor cut x एक्सिस। ठीक है, कारण पता है क्यों, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है, तो रियल रूट्स है नहीं, तो रियल अपनी एक्स एक्सिस तो रियल है, तो उस पर टच या कट करने का मतलब क्या है, वरना रियल रूट आ जाएगा, टच या कट हुआ तो, बट रियल रूट तो है ही नहीं है, इसलिए है ना। एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो भाई बता देना पहले, अपन थोड़ी बातचीत कर लेंगे। तो देखो कैसा है ग्राफ, कॉनकेव डाउनवर्ड, और इसको टच करेगा नहीं, तो मैं इस साइड बनाऊँ इस साइड बनाऊँ कोई मतलब नहीं है, सेम बात है, क्योंकि अपने को सिर्फ शेप की बात करनी है अभी, है ना, जगह की बात नहीं कर रहे अपन। और ये क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला पॉइंट वर्टेक्स, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 4a, ठीक है। चलो ये हो गए अपने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे क्या बात करी जाए, ग्राफ हो गए ना तुम्हारे, टाइम कितना हुआ है, चलो ये हुई है, टाइम है मेरे पास, सफिशिएंट टाइम है, तो हम आज बात करेंगे, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, शेप तुम बता ही दोगे, चलो तुम्हारा क्वेश्चन लिखा देता हूँ पहले कुछ, उसकी शेप बनाना सिर्फ, एक्सैक्ट जगह प्लॉट नहीं करना है, अपने को पता ही नहीं है वैल्यूज, अपने को सिर्फ शेप दिखानी है कि कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड है, टच कर रहा है, कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस तुम्हारी मर्जी, तुम इधर बनाओ उधर बनाओ कहीं बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। चलो तुम्हें वैल्यूज़ नहीं दूंगा, वरना तुम फिर मतलब नहीं रहेगा ना। पहला तुम्हें प्लॉट करना है, तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, ठीक है, ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है कि ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव क्यों बोला है, ध्यान देना तुम। दूसरा केस ले, ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है और बी लेस देन 0 है। थर्ड केस ले, जब ए ग्रेटर देन 0 है, डी इक्वल्स टू 0 है, बी पॉजिटिव है। फोर्थ केस ले, जब ए लेस देन 0 है, डी इक्वल्स टू 0 है और बी लेस देन 0 है। फिफ्थ केस ले, जब ए ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है और बी ग्रेटर देन 0 है। सिक्स्थ केस ले, जब ए ग्रेटर देन 0 है, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ठीक है। ओह नो भाई साहब, ठीक है चलो, तो ए लेस देन 0, डी लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0, ठीक है। 6 के 6, ओ ये भी, ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 ही है, ठीक है। ए ग्रेटर लेस डी ग्रेटर इक्वल्स लेस बी ग्रेटर लेस कुछ सही है। तो इन 6 के ग्राफ बनाना, और इस बी ग्रेटर देन 0 का मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि वर्टेक्स किस साइड है,
एक्स एक्सिस के इस साइड है या इस साइड है, मैं इतना बता देता हूँ, बाकी तुम ट्राई करोगे। मैं इतना बता देता हूँ कि बी का जो तुम्हारे को बताऊँ ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो तुम्हारे को वर्टेक्स पता लगाने के काम आएगा कि वो एक्स एक्सिस के इधर है या इधर है। ठीक है, ट्राई करना खुद से करके आना, कहीं दिक्कत आई तो अपन बताएंगे। चलो चलो, अब अपन आज बात करेंगे दो चीज़ों की। दो चीज़ें बोलूँ क्या मैं उनको, या फिर सिंगल चीज़ बोल दूँ? अपन आज बात करेंगे रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक, सॉरी इक्वेशन की रेंज कहाँ आती है, इक्वेशन की वैल्यू तो 0 होती है, तो रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमेशा 0 होती है ना, उसमें तो अपने को रूट्स निकालने होता है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज आएगी। अब रेंज क्या होती है वो बताता हूँ। रेंज का मतलब होता है कि जैसे देखो, लेट्स से ये तुम हो, तुम आए हो जूते पहन के, है जूते यार, अब ज़्यादा ध्यान मत देना जूतों पे, बढ़िया एकदम टिप टॉप। और लेट्स से तुम्हारे सामने एक मशीन है, आइसक्रीम की मशीन है, ठीक है। इसमें से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर निकलेगा, इसमें से चॉकलेट फ्लेवर निकलेगा, इसमें से वनीला निकलेगा, इसमें से बटर स्कॉच निकलेगा, ठीक है। और पीछे इसके क्रीमें पड़ी है सारी, ठीक है। तुम्हारे हाथ में खाली कोन है, एक खाली कोन है, एक है ना, जिसमें तुम्हें ये भरनी है, क्रीम भरनी है, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला, बटर स्कॉच। अब ये मशीन है ना, अब देखो ये मशीन तुम्हारा फंक्शन है। मशीन क्या है? तुम्हारा फंक्शन, ठीक है। इसमें से जो ये क्रीम निकल रही है ना, अलग अलग क्रीम, मैं लिख रहा हूँ इधर, अलग अलग जो क्रीम आ रही है, ये क्या है? आउटपुट है। ये रेंज है तुम्हारी कि ये फंक्शन क्या क्या वैल्यूज दे सकता है, ये मशीन कौन कौन सी क्रीम्स दे सकती है, ठीक है। जैसे तुम्हें और दिखाऊँ, ओके, लेट्स से तुम्हारे पास एक ये है, एक डाइस है, यहाँ लेट्स से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये वाला 4 है, ठीक है। ज़्यादा मत देखना, देखो मैं बस बना रहा हूँ ना, सिंपल सी बात है, डाइस मैं लिख देता हूँ इधर, खुश। तो डाइस क्या है? फंक्शन है। अब तुम जब डाइस को रोल करोगे, तो क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, मेरे को ये बताओ। तुम जब डाइस को रोल करोगे तो तुम्हारे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। ये सारे आ सकते हैं, तो ये सारी तुम्हारी रेंज है, ठीक है। और बात करते हैं थोड़ी, जैसे कि लेट्स से तुम्हारे पास एक बैग है, उसमें 5 तो येलो बॉल्स पड़ी है, 3 ग्रीन बॉल्स पड़ी है, 2 ब्लू बॉल्स है, 4 रेड बॉल्स है, 1 ब्लैक बॉल है, ठीक है। और ये सारी एक बैग में पड़ी है, ये एक बैग है तुम्हारा, बैग, ये कुछ भी दे समझ लो इसको, है ना। अब तुम्हें इसमें से कुछ एक बॉल पिक करनी है,
तुम्हें क्या करनी है, इसमें से एक बॉल निकालनी है। तो बॉल कौन सी कलर की आएगी, कौन सी कलर की आ सकती है, चलो मुझे ये बताओ। वो बॉल येलो भी आ सकती है, वो बॉल ग्रीन भी आ सकती है, वो बॉल ब्लू भी आ सकती है, वो बॉल रेड भी आ सकती है, वो बॉल ब्लैक भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो ये सारी तुम्हारी रेंज है। रेंज बस कुल मिला के इतनी है कि क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती है ना। किसी एक फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती है, वो उसकी रेंज है। सिंपल शब्दों में सिर्फ इतना ही समझो कि किसी फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती है, कोई फंक्शन क्या क्या वैल्यूज़ दे सकता है, वो उसकी रेंज है। गाड़ी एक बार में कितनी दूर चल सकती है, वो गाड़ी की रेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो फिर रेंज समझ गए। अब रेंज पर बात करते हैं। अब तुम्हारे को फंक्शंस की रेंज दिखाता हूँ, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ। इस पर अपन आराम से बात करेंगे 12th क्लास में। अभी मैं सिर्फ हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। सिर्फ एग्जांपल है ये, कुछ मत ध्यान देना तुम इसको ज़्यादा, जितना समझना है उतना समझो बस। लेट्स से ये कुछ फंक्शन है, ये कुछ उसका ग्राफ है। जो तुम्हारा स्टॉक मार्केट होता है ना, या किसी का भी, लेट्स से तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम होता है, सुबह यही रहता है। सुबह तुम स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, फिर शाम को आते आते बढ़ते जाते हो, रात को पीक पे चल जाता है, फिर यहीं पे मम्मी की डांट पड़ती है, फिर डाउन हो जाता है ना। तो ये कुछ है तुम्हारा ग्राफ, लेट से तुम्हारा ये एक फंक्शन है, ठीक है, f(x). तो ये जो है ना, इसकी देखो, अब ये जो जो वैल्यूज़ अटेंड कर रहा है, ये वैल्यू अटेंड कर रहा है, ये y की जितनी वैल्यूज़ अटेंड कर रहा है ना, ये y की जितनी वैल्यूज़ आ रही है, ये जो वैल्यूज़ आ रही है ना, मिनिमम से लेके और मैक्सिमम तक, इसके ये मैक्सिमम है ना, ये सारी वैल्यूज़ अटेंड कर रहा है ये देखो, ये सारी y पे ये सारी वैल्यूज़ अटेंड कर रहा है ना, इसको ये सारी वैल्यूज़ मिल रही है। तुम्हारा स्क्रीन टाइम 2 घंटे भी है, 3 घंटे भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 9.5 भी है, 8.5 भी है, 8.5, 8.3 सारा है ना। तो ये जो है ना, ये वैल्यूज़, यही तो रेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेंज क्या होती है, आइडिया लग गया रेंज क्या होती है। और दिखाना है जैसे, चलो एक और ग्राफ देखो। तुम मान लो कि ये फिर से y एक्सिस है, और लेट्स से ठीक है, ये है कुछ फंक्शन है। अपने को नहीं मतलब क्या फंक्शन है क्या नहीं है, क्यों टूट रहा है क्यों नहीं टूट रहा, अपने को सिर्फ उसकी रेंज देखनी है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, देखो y की ये वैल्यू भी अटेंड कर रहा है ये, उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ अटेंड कर रहा है यहाँ तक, है ना। तो ये पूरी रेंज हो गई। ठीक है, फिर ये वैल्यू अटेंड कर रहा है और यहाँ तक अटेंड कर रहा है ना, तो ये इसकी रेंज हो गई। अब रेंज समझ में आ रही है, रेंज होती क्या है। अगर तुम्हें कोई पूछे बीच वाली रेंज है या नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कभी अटेंड कर ही नहीं रहा है। अपने को तो सिर्फ उतना बताना है कि कौन सी वैल्यूज़ अटेंड कर रहा है, ठीक है, कौन सी वैल्यूज़ दे रहा है अपने को, बस उससे ज़्यादा मतलब नहीं है अपने को। बिल्कुल क्लियर है। चलो अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पे, वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने 6 केस देखे थे। केस 1 था अपना, और भाई ये कुछ अलग है, ये है अपना का केस 1 था, ये a>0 और d>0। ठीक है, इस केस में अपना ग्राफ कैसा था,
इस केस में अपना ग्राफ था कुछ ऐसा, बना देता हूँ, चलो कोई, ओ सॉरी टी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छी बात है, याद दिला दी। टी ग्रेटर देन 0 यानी कि 2 बार कट करेगा, चलो इसको 2 बार कट करा देते हैं। ठीक है, कट करा दिए, एक यहाँ पे कट करा दिए, एक यहाँ पे कट करा दिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं, और ये इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स कौन सा है, सबसे नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे से इसमें पूछूं कि ये जो पूरा ग्राफ है ना, ये आगे चलता रहेगा ना, आगे चलता रहेगा, ध्यान रखना, ये रुकेगा नहीं। तो मैं अगर तुम्हारे से पूछूं कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी ले रहा है, सबसे कम कितनी वैल्यू दे सकता है ये, मिनिमम से मिनिमम, देख के बताओ मुझे, मिनिमम से मिनिमम ये वाई की कितनी वैल्यू दे रहा है। ये पूरा ग्राफ तुम्हारे को वाई की मिनिमम से मिनिमम कितनी वैल्यू दे रहा है, सबसे कम से कम कितनी वैल्यू दे रहा है। सबसे कम वैल्यू कहाँ देगा, जहाँ सबसे नीचे दिखेगा, सिंपल सी बात है ना, जहाँ सबसे नीचे दिख रहा है वहाँ सबसे कम वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ है ये सबसे कम। यहाँ है ये सबसे कम, है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है -d/4 है। y की वैल्यू तो यही है ना, -d/4 है, ये वाला y कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, ये वाला x कोऑर्डिनेट है, तो y की वैल्यू तो कितनी है, -d/4 है, और कहाँ पे दे रहा है ये, एट x = -b/2 है, यानी कि जब x -b/2 हो जाएगा तो y ये हो जाएगा -d/4 है। ये क्लियर है, मैं बोल रहा हूँ जब x -b/2 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, -d/4 है, और ये सबसे कम वैल्यू है इसकी, इस केस में। ठीक है, क्लियर है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रही है मुझे ये बताओ, मैक्सिमम वैल्यू दिख नहीं रही, चलता ही जाएगा ये ग्राफ, कहाँ तक चलता जाएगा। तुम x की वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इनफाइनाइट, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। क्लियर है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, चलो मुझे ये बताओ ये कौन सा इनफाइनाइट आ रहा है, पॉजिटिव इनफाइनाइट आ रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट आ रहा है। नेगेटिव इनफाइनाइट तो तुम्हारा नीचे होगा ना कहीं पे, ये ग्राफ तो भाई देखो, ये ग्राफ ऐसे ऊपर ही जाता जा रहा है बस, तो कौन सी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ये, पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ, और ये चीज़ समझ में आई। मिनिमम वैल्यू ये, मैक्सिमम वैल्यू ये, क्या ग्राफ कहीं टूट रहा है, लगातार चल रहा है ग्राफ, ग्राफ कहीं टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा, तो ग्राफ लगातार है तो इसकी रेंज हो जाएगी मिनिमम से मैक्सिमम तक, यानी कितनी रेंज होएगी, -d/4 वैल्यू आएगी जब -b/2 होगा, और इनफाइनाइट तक आएगी। इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट आता है हर बार, मैंने बता रखा है ये। ठीक है, ये इसकी रेंज है। कैसे लिखी है समझ में आया, कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है क्या, बताया तो सही अभी कि ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ये तुम्हारा वर्टेक्स है, ये जो नीचे आ रहा है ना, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ऐसे जाता जा रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है ना सिर्फ, नेगेटिव तो आ ही नहीं रही, फिर पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगी वो। ठीक है, तो ये रेंज हो गई, क्लियर है। ऐसे अपन बाकी केसों में भी लिखेंगे अब रेंज, है ना, पहले एक बार
की बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड्स की, फिर अपन थोड़ा आगे देखेंगे। केस टू क्या था कि ए लेस देन 0 हो जाए और डी ग्रेटर देन 0। कैसे रूट्स आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। बिल्कुल सही जवाब है। ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर नीचे फेस करता हुआ बनेगा। कितनी बार कट करेगा या टच करेगा एक्स एक्सिस को? सॉरी बताओ कितनी बार ये कट करेगा या टच करेगा? 2 बार। क्या करेगा? 2 बार कट करेगा या टच करेगा? 2 बार। कट करेगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। डी ग्रेटर देन 0 तो 2 बार कट कर रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाते ही जाएगा ये, है ना। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/2a, -d/4a। ये तुम्हें पता है। अब तुम्हारे से मैं अगर पूछूं कि ये सबसे कम कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? चलो सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है मुझे तो वो बताओ इसमें पहले। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? अब ध्यान रखना, उसमें पहले मैं मिनिमम पूछा था, इसमें मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूँ। इसके सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? ये है, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉजिटिव ये कभी हो ही नहीं रहा। कौन सी कितनी वैल्यू है? -d/4a, ठीक है। और कहाँ पे है ये वैल्यू? x = -b/2a पर, ठीक है। ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, इस पर बात कर लिया अपन। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि कम से कम वैल्यू कितनी आ रही है? अब देखो, पिछला वाला ग्राफ अपना ऐसा जा रहा था ऊपर की तरफ। ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है ना। कहाँ तक आएगा? बिल्कुल -इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तक। ये ग्राफ कहीं टूट रहा है बीच में? नहीं ना, लगातार चल रहा है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? मिनिमम से मैक्सिमम तक। मिनिमम कितनी है? -इनफाइनाइट। मैक्सिमम कितनी है? -d/4a। कैसा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, अगर ये समझ में आ गया तो तुम बाकी लिख ही लोगे। अब तुमको कराने का कोई मतलब नहीं है ना। अब बाकी जो केस है, क्योंकि उस सारों का करीब करीब सिमिलर प्रोसेस तुम अपने आप कर दोगे, तो तुम करना अब, है ना। मुझे बताना तुम क्या वैल्यूज आ रही है तुम्हारी, देखो मैं भी तो देखूँ। d = 0, a ग्रेटर देन 0। कैसा ग्राफ बनेगा इसका? ऊपर की तरफ टच करता हुआ। बिल्कुल सही। तो अब तुम मुझे इसमें मिनिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम वैल्यू बता दो और रेंज बता दो। ये तीनों चीज़ें बताओ मुझे, और रेंज कितनी हो जाएगी? करो देखिए। मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, और रेंज कितनी आएगी? कितनी आ रही है भाई?
बताओ देखिए, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? -d/4a। और किसी की कुछ आ रही है? सोचो सोचो, और किसी की कुछ आ रही है क्या? कितनी? 0। चलो 0 क्यों आ रही है मुझे बताना। नहीं, -d/4a बिल्कुल सही है, पर 0 क्यों आ रही है मुझे वो बताओ बस। d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 बन जाएगी ना। बात वही है, -d/4a मिनिमम वैल्यू यही आ रही है, बट इधर d की वैल्यू अपने को पता है 0 है तो 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? इनफाइनाइट। पॉजिटिव नेगेटिव? ठीक है, तो रेंज कितनी आ रही है? 0 से लेके इनफाइनाइट। चलो बहुत बढ़िया है भाई, तुम तो समझदार हो। तो फिर मुझे केस 4 की बताओ। केस 4 हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? a<0 तो b = 0। उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, x y। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? और रेंज कितनी आ रही है? करो इसको। कितनी आ रही है? कौन सी? मैक्सिमम? मैक्सिमम आ रही है -d/4 है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि d 0 है। तो मिनिमम कितनी आ रही है? -इनफाइनाइट। तो रेंज कितनी हो गई? -इनफाइनाइट से 0। बहुत बढ़िया, समझदार हो यार तुम तो सारे। कैसा लग रहा है चैप्टर अब? इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है? अच्छी बात है भाई, इजी लगना भी नहीं चाहिए, हर चैप्टर तुम्हें नॉर्मल लगना चाहिए, है ना, ताकि तुम केयरफुल रहो कम से कम। क्योंकि इजी लगने लग जाएगा तो तुम, हो सकता है ना, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में आ जाओ, तो वो जो अवेयरनेस होती है वो छूट जाएगी। कोई ना, अच्छी बात है, नॉर्मल लग रहा है, बढ़िया जवाब है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस को f(x) लिख सकते हैं। ये ग्राफ कैसा जाएगा? ऊपर की तरफ ऐसा। बताओ, मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू और रेंज, तीनों बताओ मुझे। कितनी आ रही है? बड़ी जल्दी आ रही है तुम्हारी। इसकी वैल्यू कितनी आई? -d/4 है। इसकी इनफाइनाइट। रेंज -d/4 से इनफाइनाइट। बढ़िया है। सिमिलरली केस 6 कर दो, खुद से ही कर लो, है ना। केस 6 कर लो कि जब a<0 है, d<0, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल, ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस को तुम f(x) बोल सकते हो। तो इसमें मिनिमम तो कितनी आ रही है?
मैक्सिमम कितनी आ रही है? कितनी आ रही है मिनिमम? माइनस, बिल्कुल। ये कितनी आ रही है? माइनस। तो रेंज कितनी हो जाएगी? चलो वो ही बता दो फिर, इतनी जल्दी बता ही रहे हो तो। बिल्कुल सही। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें अभी तक अपन ने जितना देखा है उसमें कोई दिक्कत? ग्राफ देखें, कोई दिक्कत नहीं। रेंज देखिए थोड़ी बहुत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टैंडर्ड ग्राफ्स की रेंज देखिए अपन है ना, उससे ज़्यादा दिन नहीं देखी अपन ने बिल्कुल भी। तो अपना क्या क्या हो गया इस चैप्टर में? अपन ने डेफिनेशन देख ली, देन डी देख लिया, देन नेचर ऑफ फ्रूट्स देख लिया, देन आइडेंटिटी देख ली, देन क्या देखा अपन ने? वन कॉमन रूट, टू कॉमन रूट देखा, सम ऑफ फ्रूट्स देखा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, वो देखा। और क्या देखा अपन ने? रैशनल वाली चीज़ देख ही ली अपन ने। और रैशनल में डी परफेक्ट स्क्वायर होता है वाली चीज़। और क्या देख लिया अपन ने? इतना ही थोड़ी देखा है, ग्राफ देख लिए, रेंज थोड़ी बहुत देख ली है ना। और तो फिर अपन अब अगले लेक्चर में देखेंगे ना। तुम्हें हल्का सा आइडिया देता हूँ, अगले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे। देखो, रेंज तुम किन किन की निकाल सकते हो? वाई अगर तुम्हारा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रेंज निकल सकती है ना। वाई अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, तो भी अपन रेंज निकालेंगे। वाई अपना अगर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है तो भी अपन रेंज निकालेंगे। वाई अपना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो भी अपन रेंज निकालेंगे। और वाई अपना वन अपॉन क्वाड्रेटिक है, या फिर इसको वन मत बोलो, कुछ कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है तो भी अपन रेंज निकालेंगे। ठीक है, और तो कौन सा केस बच गया? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक लीनियर ऊपर नीचे हो गया, क्वाड्रेटिक ऊपर नीचे हो गया। इन 6 केसों पर अपन कल बात करेंगे है ना। सबकी रेंज अपन एक ही तरीके से निकालेंगे। चिल रहो, 10 तरीके मैं नहीं बताने वाला, ना होते हैं 10 तरीके, शायद होते भी नहीं। अपन सिंपल सा एक मेथड देखेंगे, उससे करेंगे है ना। ये अब ये बताऊँ, देख लो एक सेकेंड। तो ठीक है, कल अपन ये देखेंगे है ना। आज के लिए इतना ही। कल अपन फिर ये देखेंगे, फिर कल अपन इसके अलावा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस नहीं देखेंगे लास्ट में। कल अपन ये देखेंगे, फिर लोकेशन ऑफ फ्रूट्स शुरू करेंगे अपन या कल देखते हैं जिस चलेगा। चल रहा तो मैं एकदम है ना। अभी तक कोई दिक्कत आ रही है किसी चैप्टर में? प्रैक्टिस चल रही, प्रैक्टिस करते रहा करो है ना। और फिर बता रहा हूँ, बहुत वो चीज़ करते हो तुम नहीं, पर बता रहा हूँ बच्चे करते हैं। क्या होता है, मैं तुम्हारे को जितने पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतने अप्लाई करो। उतने अप्लाई हो रहे हैं तो अच्छी बात है। कहीं क्वेश्चन में फिर भी दिक्कत आ रही है, मेरे से आके पूछो तुरंत। खुद से फॉर्मूले मत बना लेना कुछ भी कि ऐसा होता है तो ऐसा भी होता होगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। मैं जो होता है वो सामने है तुम्हारे, और नहीं है तो मेरे से आके बात करना। खुद से कोई फॉर्मूला नहीं बनाएगा, ये गंदी आदत है बिल्कुल। ठीक है, जब तुम मैं अभी थोड़ा बहुत देखो, तुम आराम से तुम सीख जाओगे भाई। तुम फिर हर क्वेश्चन को तुम खुद कर लोगे 3-3 मेथडों से सॉल्व। अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उससे करते रहो। ठीक है,
सिंपल सी बात है, अगर तुम खुद से मेथड बनाने लग गए तो मैं नहीं समझा पाऊंगा फिर तुम, वहाँ दिक्कत आएगी ना फिर, क्योंकि वो एक बार आदत लगेगी तो बार बार लगेगी। तो ध्यान रखना इस चीज़ का है ना, खुद से कुछ नहीं करना है, कुछ भी हो मेरे से आके पूछो या जो मैंने पढ़ा रखा है उससे करो, बिल्कुल सिंपल।